नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। हकीमी अस्पताल में मंगलवार देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। मृतका ग्राम जैनाबाद की निवासी बताई जा रही है, जो भाजपा परिवार से जुड़ी थी। जानकारी के मुताबिक महिला का यूट्रस का चौथा ऑपरेशन किया जाना था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा दे दी, जिससे महिला को उल्टी हुई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने, सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल सहित कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कल सुबह से हकीमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया था और 2 बजे के समथिंग उनका किसी विषय के ऊपर ऑपरेशन वगैरह था। उसी ऑपरेशन के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। मुझे कॉल आया कि गिल्लालाल भाई का कि मामा तो 6 बजे के समथिंग उन्होंने हमें बता दिया कि पेशेंट की डेथ हो गई। ये पेशेंट हमारा घर से चलकर गया, अच्छी कंडीशन में गया और उसकी अचानक इस तरह से डेथ होना, ये हमारे और पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए किसी सदमे से कम नहीं। कल एक जैनाबाद की महिला है वैष्णवी नाम की, जिनकी ऑपरेशन हकीमी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई थी। तो उसमें परिजनों के द्वारा शंका जाहिर करी गई है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरतने की। तो उस संबंध में मर्ग कायम करके पीएम करवा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी पैनल महिला डॉक्टर का पैनल कर रहा है पीएम, और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में जो आएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई? अब दोषी पाए जाएंगे तो जो वैधानिक कार्रवाई है कानूनन, वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसमें मर्ग कायम हुआ है अभी, तो जांच रिपोर्ट और कथनों के आधार पर जो फिर आएगा उस हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राज्य के 25 वर्षों के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से रजत जयंती थीम पर आधारित 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के 10 प्रखंडों में घूमकर सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। इन वाहनों के साथ सांस्कृतिक कला दल भी शामिल है, जो लोकगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि 11 से 15 नवंबर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि 15 नवंबर को कन्वेंशन सेंटर दुमका में विशेष सांस्कृतिक समारोह आयोजित होगा। इस पहल के माध्यम से झारखंड के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। श्रमजीवी पत्रकार संघ नरसिंहपुर जिला इकाई ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली। पत्रकार जनसंवाद केंद्र से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष बालमुकुंद विनोद कोरी के नेतृत्व में ज्ञापन कलेक्टर रजनी सिंह को सौंपा गया। संघ की मांगों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं, असंगठित पत्रकारों के लिए सुरक्षा कवरेज, पत्रकार कल्याण कोष में वृद्धि, जिले में मीडिया सेंटर स्थापना, पत्रकार भवन निर्माण और राज्य स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी रूप से लागू करना शामिल है। कलेक्टर रजनी सिंह ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसे शासन स्तर पर भेजा जाएगा और संबंधित विभागों में समुचित कार्यवाही के लिए अनुशंसा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश और संभागीय पदाधिकारी, जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष और कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। नरसिंहपुर से संजू चौहान की रिपोर्ट। उनकी ये मांगे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए और जो भोपाल में उनका एक भवन है तो वो उनको लौटाया जाए, जिससे वो अपना कार्य कर सके पत्रकार, और जो पेंशन, पत्रकार पेंशन योजना लागू की जाए
और जिला मुख्यालय में पत्रकार भवन उपलब्ध कराया जाए और इनका टोल टैक्स जो रहता है पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्ति किया जाए और पत्रकार बीमा योजना को लागू किया जाए। इसके संबंध में 6 सूत्रीय मांगे थी, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की थी पूर्व में, तो उनको लागू करने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ठीक, तो इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचा? जी, कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। थैंक यू। सूचना आपको भी दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों के हितों के लिए लगातार लड़ाई करता है और ये जो लड़ाई है हमारी, ये मूल मुद्दा जो है वो है पत्रकार सुरक्षा कानून। जैसा कि आप सब जानते हैं और सारी जनता जानती है, तो पत्रकारिता का कार्य बड़ा दुरूह हो गया है और इसलिए सुरक्षा कानून बहुत आवश्यक है। इससे तो हमारा जो मुरैना में सम्मेलन था 26 मार्च को इसी वर्ष, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और नरेंद्र तोमर जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहाँ हमने ये मांग रखी थी और उन्होंने मंच से ये स्वीकार किया था अपने उद्बोधन में कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा और इसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष सलभ भदौरिया को भी रखा जाएगा। परंतु 26 मार्च से अभी तक बहुत लंबा समय निकल गया, कोई उस सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई है, ना कोई। ये 3 मार्च हम लोग मुख्यमंत्री को स्मरण करा रहे हैं। अगर इस प्रकार से हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे इस संबंध में और जोर शोर से आंदोलन, जब तक हमको पत्रकार कानून हम लोगों को न मिल जाए जब तक करेंगे। अधिमान्यता की एक शर्त है श्रद्धा निधि हेतु, श्रद्धा निधि के लिए अधिमान्यता की जो शर्त है वो हटाई जाए, पत्रकार भवन जिला मुख्यालयों को उपलब्ध कराया जाए निश्चित रूप से। अन्य मांगों को लेकर हम लोग भी, और हमेशा अगर ये पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों को नहीं मिले तो हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जिले के गैरतगंज थाना क्षेत्र की एकीकृत माध्यमिक शाला करमोदी में सोमवार को महिला शिक्षक के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। बताया गया कि गांव के रामनारायण गुजर ने शराब के नशे में स्कूल ग्राउंड में आकर महिला शिक्षक और अतिथि शिक्षक शिवा श्रीवास्तव के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रामनारायण गुजर अश्लील इशारों के साथ शिक्षकों के साथ अपशब्द बोलता नजर आ रहा है। शिक्षिका ने तुरंत हैरतगंज थाने में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्कूल और इलाकों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। प्रशासन ने भी इस तरह की हरकतों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गैरतगंज से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके तहत दमोह में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दमोह रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को जबलपुर निजामुद्दीन ट्रेन की कुछ बोगियों और स्टेशनों पर मौजूद यात्रियों के सामान की सर्चिंग की गई। इस दौरान मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड तैनात रहे। आरपीएफ चौकी प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार दिल्ली जाने वाली ट्रेनों और यात्रियों की लगातार जांच की जा रही है। ट्रेन की सर्चिंग क्रमश जबलपुर, कटनी और अब दमोह में की गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशन पर करीब 15 मिनट तक ट्रेन को रोका गया। आगे सागर में भी इसी तरह सख्त जांच जारी रहेगी। ये कदम यात्रियों और ट्रेन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। स्टेशनों पर जो भी दिल्ली जाने वाली ट्रेनें हैं, तो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं, इन सबको चेक करने का आदेश हुआ है। बैग चेक करने हैं, डॉग स्क्वाड के साथ चेक करना है। तो स्टाफ को अलर्ट मोड पे रखा गया है, हाई अलर्ट है, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्या मापदंड क्या है जांच करने के, जो यात्रियों की सामग्री? मापदंड ये है कि हमारे पास हैंड मेटल डिटेक्टर रहता है, जिससे हम बैग को चेक करते हैं। उसमें बीप सिस्टम दिया हुआ है, तो जिस प्रकार से बीप ज़्यादा लॉन्ग बजती है, उसके बैग को खोल के देखते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। हालांकि मेटल डिटेक्टर है वो हर मेटल को मतलब ऑब्जर्व करता है, उसकी बीप बजती है, लेकिन क्या होता है कि चेक करने के दौरान सतर्कता बनी रहती है। ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने और जिले के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें प्रमुख है जिले भर की आस्था का केंद्र श्री हनुमान टेकरी मंदिर को महाकाल लोक की तर्ज पर टेकरी लोक में तब्दील करना।
बैठक में मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने वर्चुअली बैठक में भाग लेकर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और निर्माण कार्य के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। टेकरी ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सांसद एवं केंद्रीय मंत्री की मोहर से परियोजना को तेजी मिलेगी। 2 महीने के भीतर टेकरी लोक परिक्रमा पथ और अन्य निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। ये परियोजना पर्यटन और धार्मिक श्रद्धालुओं के अनुभव को और समृद्ध बनाएगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जी बताएं, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसके बारे में बताएं। आज की प्रेस वार्ता आमंत्रित करने का विषय ये था कि टेकरी लोक का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। अभी आज 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारे मुखिया महाराज साहब ने एक वर्चुअल बैठक ली थी। उस वर्चुअल बैठक में हम शहर सौंदर्यीकरण समिति के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, हमारे नेतागण एवं सारे आर्किटेक्ट्स जो हमारे गुना शहर का कायाकल्प करने वाले वो जुड़े हुए थे और आज टेकरी लोक के निर्माण पर प्रेजेंटेशन पर अंतिम मोहर महाराज सिंधिया द्वारा लगा दी गई है। और जो सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है वो अभूतपूर्व होगा। उसकी लिंक मैं सभी को आपको शेयर करूंगा। बहुत शानदार यहाँ पर कार्य होने जा रहा है। 1.8 किलोमीटर का टेकरी पहाड़ी के चारों ओर परिक्रमा। देहात थाना क्षेत्र के महर्षि स्कूल के पीछे खेत में 52 वर्षीय मुकेश यादव का शव रक्त रंजित अवस्था में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक गड़ा कोटा के कुछ साथियों के साथ साझेदारी में खेती करता था। शव के पास कुल्हाड़ी, हिसाब किताब की रजिस्टर और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। परिजनों के अनुसार मुकेश यादव अपने 5-6 पार्टनर्स के साथ खेत में हिसाब किताब कर रहे थे, लेकिन रात भर घर नहीं लौटे। सुबह बेटा खेत पहुंचा तो मुकेश का शव नीम के पेड़ के नीचे खून से लथपथ मिला। प्रथम दृष्टया मामला पैसों के लेन देन या पार्टनरशिप विवाद से जुड़ा लग रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी सुजीत कुमार भदौरिया, सीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दमोह से विवेक सैन की रिपोर्ट। दमोह और थाना प्रभारी दमोह देहात सभी उपस्थित हुए हैं। एक मृतक के जिसकी पहचान मुकेश यादव के रूप में हुई है। 53 वर्षीय हैं। यही खेत में जो ठेकेदारी होती है, पार्टनर होते हैं, वो इसी रूप में यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ कुल अभी जो बातचीत हुई है मृतक के परिजनों से, उसमें 2-3 लोग पार्टनर हैं। उनके द्वारा ये खेती जो टंडन जी की खेती है उस पर ये लोग पार्टनर के रूप में खेती कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में यहाँ मौके पर आकर मृतक के परिजनों से बातचीत की गई। सब पंचायतनामा बना रहे हैं और देहाती नालसी पर से FIR लिखित करके आगे की विवेचना की जाएगी। मौके पर प्रारंभिक रूप से घटनास्थल पर मौके पर ही मौजूद हैं। अभी मृतक के परिजनों से पूछताछ करके देहाती नालसी पर से FIR लिखित करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोगों को आज सुबह जानकारी लगी जब वो घर नहीं पहुंची रात में। कल मक्का यहाँ से निकला था जो वो ढुल रहा था, तो बच्चा देखने आया कि पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो वो खेत पे देखने आया, उसको जानकारी लगी कि कल मक्का ढुल रहा था और उनके पार्टनरों के साथ हिसाब किताब भी हो रहा था। तो यहाँ नीम के पेड़ के नीचे उनका सब डला है, उनको कुल्हाड़ियों से मारा है और ऐसा लग रहा है, लोगों ने बताया कि उनके पार्टनर लोग साथ में थे और 5-6 लोग वो लोग साथ में थे और हिसाब किताब का रजिस्टर डला है, कुछ पर्चियाँ वगैरह डली हैं। यही जानकारी मिली है। अभी पुलिस आई है और वो जांच कर रही है। जांच के बाद सामने आएगा कि क्या। पुलिस के लगातार दबाव और सरकार की नई दिशा के तहत आज JJMP के 2 हार्डकोर नक्सली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंचे। लातेहार पुलिस मुख्यालय में IG शैलेंद्र सिन्हा और SP कुमार गौरव की मौजूदगी में सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोरा ने आत्मसमर्पण किया। ब्रजेश यादव पर कुल 10 मामले दर्ज थे और उनके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था। अवधेश लोहरा पर 3 मामले दर्ज थे। आत्मसमर्पण के बाद दोनों नक्सलियों ने अपने अनुभव साझा किए। ब्रजेश ने कहा कि संगठन में रहते हुए जीवन कठिन
और पीड़ादायक था। परिवार से दूर रहना सबसे बड़ा दुख था। उनकी पत्नी मानेश्वरी देवी ने कहा कि अब परिवार के साथ सुरक्षित जीवन बिताने की राहत मिली है और डर का माहौल समाप्त हो गया है। आईजी शैलेंद्र सिन्हा और एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस ने लगातार आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाया और इस कदम से जेजेएमपी संगठन का करीब करीब सफाया हो गया है। लातेहार से ब्यूरो रिपोर्ट। आज का जो दिन है वो लातेहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लातेहार ज़िला जो पूर्व में था और आज है उसमें हम बहुत अंतर देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये पुलिस और पब्लिक के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है कि आज यहाँ जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये जो समर्पण कर रहे हैं वह सरकार की एक पॉलिसी है, नई दिशा, उसके तहत किया जा रहा है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत उनको जो भी सुविधाएं या लाभ दे होगा वो उन्हें मिलेगा। लातेहार जिला में अब तक कुल मिला के इनके पूर्व 19 लोगों का आत्मसमर्पण हो चुका है। और अगर इन्हें हम ऐड कर ले तो कुल मिला के 21 उग्रवादी संगठन से जुड़े लोग अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह जिला में जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह पूरे झारखंड में और देश भर में नक्सलियों और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं उनके विरुद्ध में अभियान लगातार हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष लातेहार पुलिस को भी काफ़ी सफलता मिली है। सर्वप्रथम मई माह में हम लोगों ने जो जेजेएमपी के सुप्रीमो के साथ इनकाउंटर हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद सीपीआई माओइस्ट के संबंध में भी इनकाउंटर हुआ था। इन सफलता के बाद कई सारे ऐसे नक्सली थे जो माओवादी भी हैं और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप से भी हैं, जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किए। और जो राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, इसे प्रभावित होकर के, हम लोगों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और आमजनों के भी सपोर्ट से कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2025 में, जैसा सर ने बताया, 19 लोगों ने इसके पूर्व आत्मसमर्पण किया है और कई सारे हथियारों के साथ भी समर्पण किया है। और आज 2 जेजेएमपी के जो सक्रिय 2018 में सर गांव घर में मतलब पूरे दबाव दे रहा था। हम लोग गरीबी स्थिति में थे, इसके कारण चल गए जेजेएमपी संगठन। रविंदर जी अच्छा से मतलब रहेंगे यहाँ और बाल बच्चा के साथ में रहेंगे। जंगल झाड़ में कितना दिन रहेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ सरेंडर किए हैं। सभी मतलब इसी प्रकार के सरेंडर कर दे, हम तो यही कहेंगे। मेरा कहना है बहुत कठिनाई है, दुख है। क्या क्या दुख है? खाने पीने से, रहने से, सुतने से, परिवार से, बाल बच्चे से दूर रह रहे हैं। संगठन में थे तो कैसा महसूस करते थे? बहुत दिक्कत है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो 12 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। आज उपायुक्त अजय नाथ झांग ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद बोकारो ने सिविल सर्जन अभय भूषण ने सबसे पहले रक्तदान करके अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि रक्तदान एक महादान है और हर व्यक्ति को इसे करना चाहिए। उन्होंने बोकारो वासियों से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग ले और जरूरतमंदों को जीवन देने में मदद करे। सिविल सर्जन अभय भूषण ने फिल्मी अंदाज में कहा, खून का बदला खून से ही पूरा हो सकता है, ना तो कोई दवा ना ही इंजेक्शन इसका विकल्प है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि रक्तदान से डरे नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। बोकारो से ब्यूरो रिपोर्ट। ये झारखंड स्थापना का 25वां वर्ष, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में हम लोग ने हेल्थ डिपार्टमेंट को ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करने का आदेश था। उसमें आज हम लोग उद्घाटन उपायुक्त महोदय और डीडीसी महोदय के हुआ है और मैं पहला व्यक्ति हूँ एज ए सिविल सर्जन ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ये मेरा 43वां है, 43 टाइम्स मैं डोनेट कर रहा हूँ। सही ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है? देखिए, आप अगर पुराने फिल्म देखेंगे तो उसमें एक डायलॉग है कि खून का बदला खून। तो ये ब्लड का सब्स्टिट्यूट केवल ब्लड ही है, कोई और इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है।
और ये ब्लड एक और इसमें ये है कि ये प्योर ह्यूमन बॉडी में ही बनता है, कहीं आर्टिफिशियल बनाने का इसको अभी तक नहीं हुआ है। तो ब्लड शरीर से ही मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर किसी विषय में और उसके दान के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। झारखंड का की स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष है और 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसको सेलिब्रेट करने के बहुत से अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है रक्तदान। रक्तदान बहुत ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है आप उसी से समझ सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत होती है, और जब वो उसके लिए परेशान होता है, छटपटाता है, तब हमको इसका मूल्य समझ में आता है। तो समाज में सभी लोगों से अपील है कि वो आगे बढ़कर आएँ और रक्तदान करें, स्वेच्छा से रक्तदान करें। आज मुझे खुशी है कि जो 2 लोग शुरुआत किए हैं रक्तदान में, एक हमारे सिविल सर्जन स्वयं हैं, तो दूसरों को अगर आप अपील करते हैं और स्वयं उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं तो एक वो उसमें अपनापन नहीं आता है। तो ये सिविल सर्जन को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो स्वयं, उनका आज 43वीं बार वो आज ये झारखंड स्थापना का 25वां वर्ष, तो ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में हम लोग ने हेल्थ डिपार्टमेंट को ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करने का आदेश था। उसमें आज हम लोग उद्घाटन उपायुक्त महोदय और डीडीसी महोदय के हुआ है। ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ये मेरा 25वें रजत जयंती वर्ष पर जिले के सुपाईडीह पंचायत के पाकडिया गांव में अबुआ आवास योजना के तहत लाबुक रबिया बाउरी के नए घर में गृह प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया, क्योंकि रबिया बाउरी का सपना अब साकार हो गया। सर्वोदय सेवा समिति की ओर से नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि स्टेट कमेटी के परियोजना प्रबंधक तमुल तरण ने कहा कि राज्य का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बेघर न रहे और हर व्यक्ति को पक्का घर मिले। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर सिराज अंसारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राकेश महतो, मुखिया स्टेनशीला हेम्ब्रिम सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से जानकारी के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ती है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। कोंडागांव में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए सर्व सुविधा युक्त डीएफओ कार्यालय का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1 करोड़ 24 लाख रुपए है। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप और विधायक लता उसेडी ने प्रमुख रूप से भाग लिया और कार्यक्रम निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर, स्थानीय विधायक, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बीजेपी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। नए डीएफओ कार्यालय के निर्माण से वन विभाग की कार्यप्रणाली और सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की रिपोर्ट। कोंडागांव जिला क्योंकि हमारा फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर लंबे समय से इसकी मांग रही। यहाँ के विधायक मैडम ने, लता जी ने विशेष तौर पे इस बात के लिए प्रयास किया कि यहाँ पर डीएफओ के कार्यालय हो और आज 1 करोड़ 24 लाख से ऊपर की राशि इस पर स्वीकृत की गई है, जिसमें वन मंडलाधिकारी का एक सर्व सुविधायुक्त एक भवन का निर्माण किया जाएगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी में उसका सही तरीके से उपयोग भी हो सके। सर, वन मंडल के रेंजर को पेड़ कटाई का मामला सामने आया है कोंडागांव में, क्या कहेंगे सर? कहाँ का? 4 गाँव का। 4 गाँव में क्या पेड़ को कटाई गई है तो बेचने गए? नहीं, जो भी यदि इस तरीके से कृत्य करता है फॉरेस्ट के यदि, तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आज यहाँ पे डीएफओ कार्यालय का भवन का
लोग भूमि पूजन कर रहे हैं और 1 करोड़ से अधिक की राशि का है। मैं माननीय मंत्री जी केदार कश्यप जी को भी धन्यवाद देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जिनके यहाँ पे लगातार एक मांग भी रहा है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग रही है जो जर्जर अवस्था में है, तो एक नई सौगात माननीय मंत्री जी ने दी है। तो माननीय केदार कश्यप जी को भी बहुत बहुत बधाई है और आगे के अधिकारीगण जो आने वाले समय में जब इसकी निर्माण पूर्ण होगा तो वो उनके हमारे यहाँ के कार्यों को भी संचालन करने के लिए सुविधा होगी। सबको बधाई है। जिले के अंदर कई सारे जर्जर भवनें हैं, सरकारी जो क्वार्टर्स हैं और ऑफिस हैं, उनकी डिसमेंटल ये उसके लिए निश्चित तौर पे प्लानिंग चल रही है और आप जैसे देखा कि आज यहाँ पे डीएफओ कार्यालय का भवन है, तो पार्ट पे हम प्लान कर रहे हैं और मंत्री जी से भी फॉरेस्ट के भी जो क्वार्टर्स है, रेस्ट हाउस है, मंत्री जी से भी हमने कहा है और लगातार डिपार्टमेंट वाइज मंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से भी। आप देखेंगे कि नए सैंक्शन भी आए हैं, कुछ नए भवन। देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए सर्वन आर्मी ने मंगलवार शाम कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जय स्तंभ चौराहे से कैंडल मार्च शुरू किया गया और श्रद्धांजलि देने के दौरान सभी ने मौन धारण किया। इस अवसर पर सर्वन आर्मी के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा की जाती है और दोषियों पर भारत सरकार सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की इच्छा है कि निर्दोष लोगों की जान लेने वालों को कड़ी सजा मिले। धमाके में लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्वन आर्मी के सदस्य, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट संदेश दिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज मेट्रो स्टेशन पे दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के नीति के तहत भारत पर जो एक सुनिश्चित हमला किया वो बहुत ही कायराना है। इसमें हमारे अभी तक की जानकारी है 12 से अधिक निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान गई है। ये बहुत ही एक दर्दनाक हमला था और इस समय संपूर्ण देशवासी, पूरे भारत के लोग एक साथ हैं। सभी को अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हम इस समय पूरा पक्ष और विपक्ष भारत की सेना के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ है और आशा करते हैं कि जल्दी ये दहशतवादी आतंकवादी पकड़े जाएंगे और संपूर्ण भारत फिर अमन चैन के साथ आगे बढ़ेगा। इस हमले में मारे गए जो परिवार थे, जिन्होंने निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, आज हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए लक्ष्मीनारायण मंदिर पर ये सब चौराहे पर कैंडल मार्च किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना करी। 2 मिनट का मौन रखेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत सरकार के साथ है। उन मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम सब 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। तहसील सिलवानी में 12 नवंबर 2025 को ग्राम पंचायत बेगवा कला में विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य ग्रामवासियों और विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष सुनीता पचोरिया ने बताया कि नालसा विधिक सेवा योजना 2015 के अंतर्गत श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता और संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि प्रत्येक श्रमिक को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों से वंचित न रहें। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष GS रघुवंशी ने पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान परिश्रम के वैधानिक अधिकारों की जानकारी दी। वहीं अधिवक्ता और सचिव आलोक श्रीवास्तव ने सभी श्रमिकों को आधार कार्ड, वोटर ID, जॉब कार्ड, पेंशन और श्रमिक कार्ड बनवाने की सलाह दी ताकि शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। जिले के मडवास थाना क्षेत्र में टीकरी की रेत खदान को लेकर ग्रामीणों और रेत माफियाओं के बीच तनाव बढ़ गया है। सीधी जिले में अभी कोई भी रेत खदान आधिकारिक रूप से चालू नहीं है और जिला कलेक्टर के कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन टीकरी में रेत का उत्खनन और परिवहन जारी है। ग्रामीणों ने विरोध करने और वीडियो बनाने पर शिवम त्रिवेदी उर्फ टंटू के द्वारा धमकी मिलने की शिकायत थाना में दर्ज करवाई है। फरियादी राम लल्लू कुशवाहा ने बताया कि रात में फोन पर धमकाया गया, गाली गलौज की गई और महिलाओं के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया।
पूर्व सरपंच मुन्ना केवट ने बताया कि उनके ऊपर भी पहले फर्जी मुकदमे लगाए गए थे और रेत माफिया गांव में दहशत फैलाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को सूचना मिलते ही माफिया अपनी गाड़ियां हटाकर सुरक्षा ढांचा दिखाते हैं, जबकि असल में रेत का परिवहन जारी रहता है। उन्होंने मांग की है कि शिवम त्रिवेदी और अन्य माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। पंचायत डाला पीपट टिकरी 17 जनवरी का गाड़ी पकड़ी गई शिवम द्विवेदी का रेत खदान से शासन प्रशासन पुलिस चौकी को सौंपा गया। अब फिर चोरी होने लगा और टंटू शिवम द्विवेदी और गाड़ी से डंप करा करके और शासन प्रशासन को हम लोग बताए और शासन प्रशासन जो है तो कोई ध्यान नहीं देता है और डंप 4 जगह लगा था और चारों डंप रात भर में उठ गया और शासन प्रशासन ध्यान नहीं दिया। अब चेरी धमकी भी देते हैं कि गाड़ी पेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। निवेदन है श्रीमान जी से कि पुलिस चौकी मड़वास भेजा गया गाड़ी और क्या उसका कार्यवाही हुआ और क्यों हम लोगों को धमकी देते हैं कि हम लोग इनको खत्म कर देंगे, रोड में गाड़ी पेल देंगे। ये निवेदन है। शासन प्रशासन मिलकर चोरी कराती है और कोई ध्यान नहीं देती है, हम लोगों को जान खत्म करवा देगी। फिर क्या कार्रवाई हुआ, बड़वास में गाड़ी गई और गाड़ी छूट गई और फिर पेलने के लिए हम लोगों को धमकी देते हैं कि तुमको तो करना है तो कर लो, हम लोग ऐसा रेता चोरी करेंगे। मेरा नाम है राम लल्लू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम पंचायत टिकरी से हूँ। टिकरी की हो। आज मड़वास थाने आए थे, क्या समस्या है, क्या मामला है? आज मड़वास थाने आए हो, आवेदन दिए हो? सर मेरा समस्या ये है कि मैं निगरी में छोटा मोटा काम करने जाता हूँ, मजदूरी। मैं सिक्योरिटी वॉचमैन में हूँ। मैं रात में करीब 8:30 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे को पता नहीं था, अचानक मेरे में शिवम द्विवेदी द्वारा फोन लगाया गया और कहा गया शिवम द्विवेदी टंटू उर्फ टंटू। हाँ। बोला गया कि आप कहाँ हो? हाँ। हम बोले गुरुजी मैं तो यहाँ प्लांट आ गया हूँ। बोला कब आओगे? तो हम कहें 9:30 बजे से हमारी ड्यूटी है तो हम नहीं जा पाएंगे, सुबह 5:30-6 बजे आएंगे। फिर इसके बाद फ़ोन काट दिए, दोबारा फ़ोन लगाए जब मैं ड्यूटी पहुंच गया 9:30 बजे, 9:15 करीब लगाए। बोले कहाँ हो? हम कहें गेट में हूँ। बोले आओ, आता हूँ मैं। कहाँ हो भाई? मैं लेने आऊँगा आपका। नगर पालिका गोटे गांव के कर्मचारियों द्वारा मणि नागेंद्र सिंह पब्लिक स्कूल में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र शामिल हुए और उन्हें आग लगने की स्थिति में बचाव और नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड उपकरण, सीज फायर यंत्र और अन्य अग्निशमन संसाधनों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि आग लगने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही तरीके से तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। नगर पालिका ने बताया कि ये आयोजन जन सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले दिनों में नगर के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी इसी तरह के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन में पूर्ण रूप से तैयार किया जा सके। गोटे गांव से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। यहाँ बच्चों के लिए आपातकालीन सिचुएशन में, जैसे कुछ आपात हो जाती है ना स्थिति, जहाँ कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर आग लग गई या कोई भी इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उनको क्या सावधानी बरतनी है, डूज और डोंट्स के बारे में हम लोगों ने बताया है। इसमें नगर पालिका से जो फायर एंड फाइटिंग के एक तो फायर ऑफिसर हैं और बाकी सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ फायर फाइटिंग की पूरी एक मॉक ड्रिल की है, आग जला के, और उसमें कैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश कर सकते हो फायर को, वो दिखाया है। साथ साथ यहाँ फायर टेंडर भी आया हुआ है, उनके सब जहाँ पे बिल्डिंग में आग लग गई या कहीं पे आग लग गई तो उसमें कैसे पानी दूर से हम उसको पानी से बुझा सकते हैं, उसका भी एक मॉक ड्रिल किया है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर टावर चौक से कालीबाड़ी चौक तक आयोजित स्ट्रीट डांस और पारंपरिक नृत्य कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने ढोल, नगाड़ा और पारंपरिक वेशभूषा में जनजातीय नृत्यों और लोकगीतों के माध्यम से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत प्रदर्शन किया। दर्शक का तालियों और जयकारों के साथ कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए।
उपायुक्त राम निवास यादव ने संबोधन में कहा कि इस सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य झारखंड सरकार की 25 वर्षों की उपलब्धियों और राज्य के विकास की यात्रा को आम जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस उत्सव जनभागीदारी और विकास के संकल्प का प्रतीक है और प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं और जागरूकता संदेश पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पटेरा विकासखंड के कुडई गांव में आज दोपहर अरहर के खेत में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताया गया कि तेंदुए ने अब तक 2 से 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया है। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तेंदुए की तलाश में ड्रोन से खोजबीन कर रहे युवक पर भी तेंदुए ने अचानक हमला किया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और दमोह एसडीओ मौके पर पहुंचे और खेत में तेंदुए के छिपे होने की पुष्टि की। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास में जुटी है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे खेतों की ओर न जाएं और वन विभाग के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। दमोह से विवेक सैन की रिपोर्ट। मल्लू है ना, भल्लू भल्लू ये 2 घायल आए हैं सर, ये चीते से काटा है। कहाँ के हैं? एक बिलाई पिपरिया और जो कि पिपरिया में थे अभी फिलहाल, उनके रिश्तेदार है। नारायण सिंह। एक सोजना के हैं व्यक्ति, हाँ बिछुआ सोजना बिछुआ के हैं और उनको किसी जंगली जानवर ने काटा है जो कि तेंदुआ बताया जा रहा है। उनका प्राथमिक उपचार चालू हो गया है और उनका देखभाल अभी की जा रही है। गंभीर चोट तो नहीं है? एक को है गंभीर हाथ में, तो उनके लिए अपन प्राथमिक उपचार के बाद जो भी आवश्यकता पड़ेगी वैसा अपन करेंगे। सर ये तेंदुआ किसी का सूचना मिल रही है, ये किस जगह पर? ये सोजना पिपरिया गांव है। यहाँ ये खेतों में अरहर के खेत हैं, उसमें छिपकर बैठा हुआ है। यहाँ सुना है कि 2-3 लोगों पे हमला भी किया है। हाँ, आज सुबह 2 लोगों पे हमला किया है, 2 लोगों को घायल किया है। तो आप वहीं अभी फील्ड पे हैं? हाँ, हम वहीं मौके स्थल पे मौजूद हैं और आवश्यक कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। क्या वन विभाग की टीम पर भी हमला हुआ है? नहीं, वन विभाग की टीम पर कोई हमला नहीं हुआ। क्या लिखते सर नाम? MD पुरी लिखते हैं। पद? SDO दमोह। जरियागढ़ क्षेत्र में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ वन विभाग और थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली। टीम ने बक्सपुर के पास से अवैध रूप से बालू लदे 6 हाईवा वाहनों को जब्त किया और सभी वाहनों को थाना परिसर में लाकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जरियागढ़ क्षेत्र लंबे समय से अवैध बालू कारोबार का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार विरोध किया, लेकिन कुछ ग्रामीण की समलिप्तता भी सामने आती रही। मंगलवार देर रात ग्रामीणों ने अवैध बालू लदे वाहनों को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्यवाही के दौरान कई अन्य हाईवा चालक बालू लदी या खाली गाड़ियों के साथ भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने कार्यवाही को सराहनीय बताते हुए कहा कि ये निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि अवैध बालू कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। खूंटी से संतोष मेहता की रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।